हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे HPJOIT कंप्यूटर के डे 2 पर। और आज के सेशन में जो टॉपिक रहने वाला है वो है ईमेल, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। कॉन्सेप्ट और एमसीक्यूज दोनों पर बात करेंगे। पहले हम इसके कॉन्सेप्ट थ्योरी पर बात करेंगे और फिर इसके रिगार्डिंग इसके एमसीक्यूज पर बात करेंगे। नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर आधारित लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है ये। जो अभी वैकेंसी आई है उसी के लिए ये बेनिफिशियल रहने वाले हैं। बहुत ही डिटेल में ईमेल के बारे में हर एक पॉइंट को समझिएगा, नोट डाउन करिएगा और उसके बेसिस पर जो एमसीक्यूज अभी मैं करवाऊंगा उनको भी करने की कोशिश करिएगा। और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे उनको नोट डाउन साथ साथ करते जाइएगा। क्लियर है? चलिए, पोस्ट है ये JOIT की और 26001 ये आपका पोस्ट कोड है जो आप जानते होंगे। तो आइए जरा देखते हैं, एग्जाम जल्द होगा। आप मान के चलिए कि इसका एग्जाम अप्रैल या मई तक हो जाएगा और फिर इसके बाद टाइपिंग। तो टाइपिंग की तैयारी भी आपको साथ ही साथ करनी होगी, है ना। ये मत सोचिएगा कि हम टाइपिंग बाद में करेंगे, क्योंकि बाद में बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा। इसलिए प्रिपरेशन के दौरान ही आपको ऑब्जेक्टिव का फोकस करना है, थ्योरी पर फोकस करना है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है और इसके साथ साथ आपको टाइपिंग की तैयारी भी करनी होगी। यस, कंपटीशन हार्ड है, तो अपने आप को बहुत ही सही से प्रिपरेशन कैसे करनी है। कंप्यूटर का वेटेज सबसे ज्यादा है। कंप्यूटर के लिए इस कोर्स से कनेक्ट कर लीजिएगा। बेसिक टू एडवांस कोर्स, फुल कंप्यूटर का कोर्स जहां पे कॉन्सेप्ट, एमसीक्यू, पीडीएफ, मॉक टेस्ट सब कुछ अवेलेबल है। थ्योरी प्लस एमसीक्यूज। सिलेबस पर डिस्कशन हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। लाइव टाइमिंग 7 PM, वैलिडिटी 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। ज्वाइन करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा, गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर, या फिर वेब एक्सेस भी आप कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर या कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। प्लेलिस्ट जो पहले हमने आपको करवाई थी JOIT की यूट्यूब पर प्रिपरेशन, उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की हुई है। अगर आप वो पुरानी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो आपको डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको मिल जाएगी, वहां से आप उस लिंक को भी एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ इस कोर्स की अगर बात करें तो ये सफिशिएंट रहने वाला है एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड हर चीज यहां पर आपको लेटेस्ट मिलने वाली है। कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई डिस्कशन है, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? मैसेज कर दीजिएगा इस व्हाट्सएप नंबर पे, जो भी आपकी क्वेरी है आपको आंसर मिल जाएगा। ऑफर प्राइस यहां पर दिया हुआ है, कूपन कोड यूज कर लीजिएगा जो आपको एप्लीकेशन में कोर्स के अंडर मिलेगा। और उसके बाद जो ऑफर प्राइस है दैट इज 985। क्लियर? तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ईमेल क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत ही प्रोफेशनल वे से अगर हमें कम्युनिकेशन करनी है तो ईमेल इज द बेस्ट वे। इलेक्ट्रॉनिक मेल, बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं जो ईमेल की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे जीमेल, याहू मेल, आउटलुक, रेडिफ, प्रोटॉन, जोहो मेल इंडिया के केस में। तो ऐसे बहुत सारे आपके सर्विस प्रोवाइडर हैं जिसमें क्वेश्चन एक ये भी पूछते हैं नीचे दिए गए ऑप्शन में इंडिया के ईमेल कंपनीज कौन कौन सी हैं जो ईमेल सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो याद रखिएगा, इंडिया के केस में, भारत के केस में जो ईमेल कंपनीज हैं जो ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करती हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं ईमेल का, वो कौन कौन है? जोहो मेल है, रेडिफ का नाम आपने सुना होगा, इंडियन कंपनी है। BSNL का मेल इंडियन है। टाइटन ईमेल इंडियन है। NIC मेल, सिफी मेल और इंडिया टाइम्स मेल, ये 7 ऐसी कंपनीज हैं जो इंडिया में ईमेल की सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। याद रखिएगा, जोहो, रेडिफ, जोहो तो अभी काफी पॉपुलर भी रहा है ना। जोहो का व्हाट्सएप से टक्कर देता हुआ RTI एप्लीकेशन भी लॉन्च हुआ जो कि भारतीय मूल का था।
तो जोहो मेल, रेडिफ मेल, बीएसएनएल मेल, टाइटन ईमेल, एनआईसी, सिफी और इंडिया टाइम्स मेल, ये भारतीय इंडियन मूल की आपकी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं। इनके नाम आपको याद रखने हैं। साथ ही साथ क्या कोई रशिया का भी ईमेल कंपनी है? क्या कोई रशिया बेस्ड कंपनी भी है जो ईमेल सर्विस प्रोवाइड करती है? जी हां, दैट इज येंडेक्स। और एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि नीचे दिए गए ऑप्शन में ऐसी कौन सी रशिया की कंपनी है, रशिया का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जो ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करता है? तो आंसर क्या होगा? येंडेक्स। तीसरा, क्या कोई अमेरिका की भी कंपनीज हैं जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे काम कर रही हैं? जी हां, बहुत ही फेमस। इसमें से कई सारे नाम आप जानते होंगे, जैसे जीमेल, गूगल की अमेरिका की कंपनी, याहू मेल अमेरिका की कंपनी, आउटलुक या हॉटमेल, हॉटमेल आपकी इंडियन थी लेकिन उसको अमेरिका ने ले लिया, माइक्रोसॉफ्ट ने ले लिया, जिसका नाम क्या हो गया? आउटलुक हो गया, तो ये भी अमेरिकन बेस्ड। प्रोटॉन मेल, आई क्लाउड मेल, आई क्लाउड का मतलब एप्पल, तो आई क्लाउड किस कंपनी की है? एप्पल यानी अमेरिका की। एओएल अमेरिकन ऑनलाइन, ये भी अमेरिका का। लेकिन यहां पर जो प्रोटॉन मेल है ये स्विट्जरलैंड की कंपनी है। यस, तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ऐसा कौन सा ईमेल प्रोवाइडर है जो कि स्विट्जरलैंड का है, तो आंसर क्या होगा? दैट इज प्रोटॉन मेल। बाकी सब आपके यहां पर अमेरिका की कंपनी है। इतनी बात समझ में आ गई? अब ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है पहले तो ये बताइए। ईमेल की फुल फॉर्म आप जानते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का अर्थ यानी ईमेल स्टैंड्स फॉर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से भेजा गया मेल, दैट इज ईमेल। फर्स्ट ईमेल वॉज सेंट बाई, पहला ईमेल किसने भेजा था? ईमेल के पापा कौन है? दैट इज मिस्टर रे टॉमलिंसन। इनके द्वारा मेल भेजा गया। सबसे पहला मेल किसने भेजा या ईमेल के फाउंडर कौन है? तो आंसर होगा रे टॉमलिंसन इज द फाउंडर, इज द पापा ऑफ ईमेल, है ना। नमस्कार कर लीजिए इनको, नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? दूसरा, फर्स्ट ईमेल वॉज सेंट इन, जो पहला ईमेल है वो कब भेजा गया? कोई ईयर होगा जिस समय रे टॉमलिंसन जी ने मेल भेजा होगा? बिल्कुल सही, दैट इज 1971। 1971 में पहला मेल भेजा गया। किसके द्वारा? रे टॉमलिंसन जी के द्वारा। फर्स्ट पर्सन टू सेंड एन ईमेल इन इंडिया वॉज, क्या ईमेल इंडिया में भी किसी ने भेजा या इंडिया में भी किसी ने ईमेल को बनाया? जी हां, भारत में ईमेल भेजने वाले या बनाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दैट इज मिस्टर शिवा अय्यादुरई। नाम याद रखिएगा, भारत के केस में आंसर क्या होगा? शिवा अय्यादुरई। और भारत में ईमेल की शुरुआत कब हुई? 1978 में। किसके द्वारा? शिवा अय्यादुरई जी के द्वारा। और इनके दर्शन भी कर लीजिए, है ना। ये हैं शिवा अय्यादुरई। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, ठीक। तो ईमेल के जो मेन पापा हैं वो कौन है? रे टॉमलिंसन। और इंडिया के केस में आंसर हो गए आपके शिवा अय्यादुरई या शिव अय्यादुरई भी आप इनको बोल सकते हैं। नेक्स्ट, अब ईमेल के केस में एक सिंबल हम लोग देखते हैं, ये वाला। इसे क्या कहा जाता है? एट सिंबल बोलते हैं इसको, जो कि डोमेन नेम और यूजर नेम को अलग अलग करता है। तो दिस इज कॉल्ड एट साइन। इसको सिर्फ एट भी बोलते हैं या इसको एड्रेस साइन के नाम से भी जानते हैं, या कई बार एट द रेट भी बोल देते हैं। तो सही क्या है? एट साइन भी बोल सकते हैं, एट भी सही है, और एड्रेस साइन के नाम से भी जानते हैं, जो कि सेपरेटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जो यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग अलग करता है। फाउंडर ऑफ एट सिंबल, एट प्रतीक के संस्थापक कौन है? नॉर्मल सी बात है, रे टॉमलिंसन ही होंगे, क्योंकि उन्होंने ही ईमेल बनाया। सो द करेक्ट आंसर इज रे टॉमलिंसन, जिन्होंने एट सिंबल को भी बनाया है। अगला क्वेश्चन, एट सिंबल वॉज डिस्कवर्ड बाय रे टॉमलिंसन इन, किस ईयर में रे टॉमलिंसन ने इस एट प्रतीक को खोजा? आंसर होगा अगेन 1971। 1971 में एट सिंबल बना
और 1972 में जाकर पूरे फुल फ्लेज तरीके से मार्केट में आया। तो कब डिस्कवर किया गया? दैट इज 1971 में रे टॉमलिंसन जी के द्वारा। द फर्स्ट ईमेल वॉज सेंट बाय रे टॉमलिंसन टू, पहला ईमेल रे टॉमलिंसन ने किसे भेजा? अपने आप को भेजा, टेस्टिंग मेल के तौर पर कि मेल सही काम कर रहा है या नहीं। तो हिमसेल्फ, अपने आप को, इन 1971, कब भेजा अपने आप को? 1971 में स्वयं को भेजा, जिसे टेस्टिंग ईमेल भी बोला गया। व्हाट वाज द मैसेज इन द फर्स्ट ईमेल? पहले ईमेल में रे टॉमलिंसन ने क्या मैसेज लिखकर खुद को भेजा? तो आंसर है QWERTY UIOP। आप जानते हैं कि जो कीबोर्ड होता है, क्वर्टी कीबोर्ड, इसकी जो पहली लाइन है वो क्या है? QWERTY UIOP। तो इन्होंने टेस्टिंग के तौर पर पहली लाइन को टाइप किया और सेंड कर दिया खुद को, ये देखने के लिए कि मेल सही से काम कर रहा है या नहीं। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पहला ईमेल में क्या संदेश था, तो आंसर क्या होगा? QWERTY UIOP, पहली लाइन ऑफ द कीबोर्ड। नेक्स्ट, यूज ऑफ एट सिंबल, एट चिन्ह का प्रयोग क्या है? आंसर है ये सेपरेट करता है यूजर नेम को डोमेन नेम से। उपयोगकर्ता नाम और डोमेन नेम को अलग अलग करने के लिए सेपरेटर के तौर पर, डिवाइडर के तौर पर इसका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे inform@gmail.com, अगर कोई ईमेल आईडी है तो जो इन्फॉर्म है वो क्या है? यूजर नेम, और जो जीमेल है वो क्या है? डोमेन नेम, और बीच में एट क्या है? सेपरेटर। तो इसका मतलब कि सिंबल से पहले यूजर का नाम आता है और इसके बाद क्या आता है? डोमेन नेम। जैसे aroraeducator@gmail.com, तो ये जो अरोड़ा एजुकेटर है वो क्या है? यूजर नेम, और gmail.com क्या है? दैट इज डोमेन नेम। क्लियर है? और बीच में सेपरेटर के तौर पर एट सिंबल का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट, अब यहां पर यूज होता है सीसी और बीसीसी का। सीसी मतलब होता है कार्बन कॉपी, और बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जब भी हम मेल को ड्राफ्ट करते हैं तो पहले आता है हमारा टू, जिसे हमें भेजना है ना? तो टू वहां पर हम लोग एंटर करते हैं, फिर नीचे सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद बॉडी होती है, और वहीं टू के नीचे सीसी और बीसीसी भी लिखा रहता है। सीसी का मतलब अगर हम किसी भी ईमेल आईडी को कार्बन कॉपी सीसी में रखते हैं तो सभी पते को देख सकते हैं। जिसको भी मेल जाएगा वो ये देख पाएगा कि हमने किस किस को सीसी में रखा है। जबकि बीसीसी क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जहां पर कोई ये नहीं देख सकता बीसीसी में कि हमने वो मेल किस किस को भेजा। तो इन सीसी एड्रेस आर विजिबल, ईमेल एड्रेस विजिबल होता है। इन बीसीसी दे आर हिडन, और बीसीसी में जो ईमेल आईडी है वो हिडन होगी। सीसी में सभी पते दिखते हैं, जबकि बीसीसी में सभी ईमेल आईडी छुपी होती हैं, नहीं दिखती हैं। ईमेल में सिग्नेचर क्या होता है? हम जानते हैं ईमेल में अगर हम सेटिंग्स में जाएं, है ना, मान लीजिए जीमेल के केस में, गूगल सर्विस प्रोवाइडर के केस में, अगर हम सेटिंग्स में जाते हैं तो वहां हमें सिग्नेचर का ऑप्शन भी मिलता है, जहां पर हम सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। सिग्नेचर का मतलब जो हमारे ईमेल में बॉटम में दिखाई दे हमारे बारे में, जैसे हम कौन है, कंपनी का नाम क्या है, फोन नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, वेबसाइट क्या है, ईमेल क्या है, एड्रेस क्या है ना, दैट इज कॉल्ड अ सिग्नेचर। या सोशल मीडिया के लिंक भी लगा सकते हैं अपने बारे में बताने के लिए, रिगार्ड्स के साथ में। तो बार बार हमें ये टाइप ना करना पड़े, हम ऑटोमेटिक क्या करते हैं? सिग्नेचर एस्टैब्लिश कर देते हैं जीमेल के केस में या ईमेल के केस में, जिससे कि जब भी हम मेल को ड्राफ्ट करें ये जो सिग्नेचर वाला पोर्शन है ये ऑटोमेटिक रहे वहां पर। तो ईमेल सिग्नेचर क्या है? एन ईमेल सिग्नेचर इज द स्मॉल टेक्स्ट एट द एंड ऑफ एन ईमेल, जिसे ईमेल के अंत में ऐड किया जाता है, दैट शोज योर नेम एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स। ईमेल सिग्नेचर ईमेल के अंत में लिखा गया एक छोटा सा भाग होता है, एक छोटा पार्ट होता है, जिसमें आपका नाम, आपकी जानकारी शामिल है। क्लियर है? नेक्स्ट,
ईमेल में यूज होने वाली कितनी मेन प्रोटोकॉल्स हैं? प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस ओवर अ नेटवर्क। नेटवर्क में जो नियम कानून होते हैं उसी को प्रोटोकॉल बोलते हैं। और हम जानते हैं ईमेल के केस में जो मेन प्रोटोकॉल हैं वो चार हैं। कौन कौन सी? पहली प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल यूज टू सेंड द मेल। मेल को भेजने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली प्रोटोकॉल कौन सी है जिसके द्वारा हमारा मेल सेंड किया जाता है, भेजा जाता है? एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। याद रखिएगा, मेल को भेजने वाली जो प्रोटोकॉल है, जो नियम कानून है, उसको क्या बोलते हैं? एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पहला। दूसरा, प्रोटोकॉल यूज टू रिसीव द मेल। अगर हमने मेल को भेज दिया तो सामने वाला क्या करेगा? मेल को रिसीव करेगा। ईमेल प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल कौन सी है? दो प्रोटोकॉल हैं जिसके द्वारा मेल को प्राप्त किया जाता है। एक है आईमैप, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, और दूसरा है POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। देखिएगा, तो ये दोनों सही हैं। मेल को रिसीव करने वाली प्रोटोकॉल, प्राप्त करने वाली प्रोटोकॉल कितनी है? दो, एक POP3 और एक आईमैप। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 और इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इन दो प्रोटोकॉल की मदद से मेल को रिसीव करते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट, तीन प्रोटोकॉल हो गई अभी तक। भेजने के लिए एसएमटीपी, रिसीव करने के लिए POP3 और आईमैप। प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर अटैचमेंट। क्या मेल में हम अटैचमेंट भी अटैच करते हैं? जी हां। जैसे कोई फाइल हो गई, कोई नोटपैड की फाइल है, कोई MS वर्ड की फाइल है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, या कोई इमेज है या वीडियो है, ये अटैच करते हैं अटैचमेंट में। और अटैच करने वाली जो चौथी प्रोटोकॉल है उसका नाम है माइन, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, दैट इज माइन। तो सेंड करने के लिए एसएमटीपी, रिसीव करने के लिए आईमैप और POP3, और अटैचमेंट के लिए जो प्रोटोकॉल है दैट इज माइन। समझ में आ गया यहां तक? अब माइन को छोड़कर बाकी तीनों के पोर्ट नंबर भी होते हैं। पोर्ट नंबर का मतलब कि अगर कोई एरर आती है प्रोटोकॉल्स में तो वो किसी नंबर के द्वारा दिखाई जाएगी, और उन नंबर्स को बोलते हैं पोर्ट नंबर। एसएमटीपी का है 25 बाय डिफॉल्ट, POP का है 110, POP3 या POP, आईमैप का है 143। और यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि एसएमटीपी का पोर्ट नंबर क्या है? 25, POP का क्या है? 110, और आईमैप का क्या है? 143। याद रखिएगा। जीमेल में सेंड करने की कितनी लिमिट है? अगर आप जीमेल यूज करते हैं और मेल को सेंड करते हैं तो कह रहा है ट्रायल यानी फ्री जीमेल अकाउंट में आप 24 घंटे में कितने मेल सेंड कर सकते हैं? तो इसकी लिमिट कितनी है? 500 मेल्स की। अगर हम फ्री वाला अकाउंट यूज करते हैं जीमेल का, जो ज्यादातर लोग फ्री वाला ही यूज करते हैं, तो इसमें 24 घंटे में हम कितने मेल भेज सकते हैं? 500। क्या इससे ज्यादा भी भेज सकते हैं? जी हां, लेकिन गूगल कहता है कि श्योरिटी नहीं है कि वो मेल आपके जाएंगे या नहीं। लेकिन फ्री में कितने परमिट किए गए हैं ट्रायल के बेसिस पर? दैट इज 500। दूसरा, अगर हम मेल मर्ज फीचर का यूज करते हुए मेल भेज रहे हैं या मल्टी सेंड फीचर का यूज करते हुए, मेल मर्ज को ही मल्टी सेंड भी बोलते हैं, अगर इस फीचर का यूज करते हुए मेल सेंड कर रहे हैं तो 1500 मेल जाएंगे, है ना? याद रखना, सबसे पहले अगर फ्री या ट्रायल पूछें तो 500 मेल सेंड कर सकते हैं 24 घंटे में, और अगर मेल मर्ज फीचर का यूज या मल्टी सेंड फीचर का यूज तो 1500। लेकिन अगर पेड वाले प्लेटफॉर्म पे आ जाए, जीमेल पर हमने अकाउंट को खरीद लिया और अब हमें मेल करना है तो कितनी लिमिट हो गई? 2000। पेड जीमेल अकाउंट में कितने जीमेल मैसेजेस हम लोग भेज सकते हैं? गूगल वर्क स्पेस भी इसको बोलते हैं पेड जीमेल अकाउंट को, एंड दैट इज द लिमिट इज 2000। तो तीन लिमिट आपको याद रखनी है। एक 500 फॉर ट्रायल अकाउंट, फ्री अकाउंट, 1500 फॉर मल्टी सेंड या मेल मर्ज फीचर का यूज करते हुए, और तीसरा आपका 2000 अगर पेड जीमेल अकाउंट यानी
गूगल वर्क स्पेस का यूज कर रहे हैं तो। नेक्स्ट, फर्स्ट ईमेल प्रोवाइडर, पहला ईमेल प्रदाता कौन है? सबसे पहले ईमेल की सर्विस किसने शुरू करी? हॉटमेल के द्वारा। नाम सुना ही होगा आपने। सबसे पहला जो ईमेल प्रोवाइडर है उसका नाम क्या है? हॉटमेल। हॉटमेल के फाउंडर कौन है? भारतीय मूल के फाउंडर हैं सबीर भाटिया। इन्होंने हॉटमेल बनाया, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट को बड़ा पसंद आ गया। उन्होंने सबीर भाटिया के पास में गए, बिल गेट्स, और बोलते हैं ये मेल मुझे दे दो ठाकुर। बिल गेट्स ने कहा ये मेल मुझे दे दो। सबीर भाटिया ने कहा कितनी रकम दोगे? तो उन्होंने कहा जो तुम बोलो। खरीद लिया। सबीर भाटिया से हॉटमेल को खरीद लिया और इसका नामकरण कर दिया। क्या नाम रखा? MS आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, जो इस समय बहुत फेमस है। तो हॉटमेल रीनेम्ड, हॉटमेल का नाम बदलकर क्या रखा गया? दैट इज माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, MS आउटलुक। क्लियर है? नेक्स्ट, देख सकते हैं हॉटमेल के फाउंडर MS आउटलुक, सॉरी, हॉटमेल के फाउंडर दैट इज सबीर भाटिया, और हॉटमेल को किसने खरीदा? माइक्रोसॉफ्ट ने, और नाम क्या दिया? दैट इज MS आउटलुक। क्लियर इतना? आगे देखो, इन विच ईयर वॉज जीमेल लॉन्च। अब अगर सबसे बड़ी कंपनी हम मेल में देखें जिसका अकाउंट हर किसी के पास में है, दैट इज जीमेल। यूट्यूब भी तो जीमेल से ही चलता है। यस, तो जीमेल किस वर्ष में लॉन्च हुआ? द आंसर इज 1 अप्रैल 2004। 1 अप्रैल 2004 को जीमेल लॉन्च किया गया। व्हाट इज द स्टोरेज स्पेस प्रोवाइडेड बाय जीमेल फॉर फ्री। जीमेल द्वारा मुफ्त में कितनी स्टोरेज स्पेस प्रदान की जाती है? करेक्ट आंसर है 15 GB, जिसमें आप इमेजेस, फोटोज, कैलेंडर, ईमेल में जो आपके कॉन्टेक्ट्स हैं वो रखना चाहते हैं, वीडियोस रखना चाहते हैं, तो कुल जो आपको टोटल फ्री स्पेस दी जाती है गूगल की, वो कितनी है? दैट इज 15 GB। अब उसमें आप जीमेल भी रख सकते हैं, अपनी फोटोज भी रख सकते हैं, अपने कॉन्टैक्ट भी रख सकते हैं। दैट इज ओवरऑल 15 GB। व्हाट इज द मैक्सिमम अटैचमेंट साइज इन जीमेल। जीमेल में अटैचमेंट का अधिकतम आकार कितना है? अब जीमेल के थ्रू आप इमेजेस भी भेज सकते हैं, वीडियोस भी भेज सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट फाइल है, कोई स्प्रेडशीट फाइल है, कोई एक्सेल फाइल है ना, कुछ भी भेज सकते हैं। इसकी लिमिट कितनी है? 25 MB। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज 25 MB। क्या 25 MB से बड़ी फाइल आप भेज सकते हैं? भेज सकते हैं। फिर वो फाइल ऑटोमेटिक गूगल ड्राइव के फॉर्मेट में जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, विच गूगल सर्विस इज लिंक्ड विद जीमेल स्टोरेज। मान लीजिए कि अगर कोई फाइल है जो 25 MB से बड़ी है, अब वो ऑटोमेटिक गूगल ड्राइव के फॉर्मेट में अटैच होकर लिंक बन के चली जाएगी। तो विच गूगल सर्विस इज लिंक्ड विद जीमेल स्टोरेज। जीमेल स्टोरेज के साथ कौन सी गूगल सेवा जुड़ी हुई है? तो आंसर होगा दैट इज गूगल ड्राइव। अब एक क्वेश्चन आया, सर आपने कहा कि मेल को भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का यूज होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मेल को रिसीव करने के लिए दो प्रोटोकॉल्स हैं, IMAP और POP3। तो IMAP और POP3 में क्या डिफरेंस है? और यहां से क्वेश्चन आएगा जरूर। IMAP की दोस्तों अगर बात करें तो जीमेल ज्यादातर IMAP का ही यूज करता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। जीमेल में क्या होता है कि हम कहीं से भी मेल को एक्सेस कर सकते हैं, बस हमें यूजर नेम और पासवर्ड पता होना चाहिए। हम एनीवेयर एनी टाइम मेल को एक्सेस कर सकते हैं, और यह फीचर है IMAP के द्वारा। आइए देखते हैं, ईमेल स्टे ऑन दी सर्वर। इस केस में जो मेल होता है वो सर्वर पर रहता है, एंड सिंक विद द डिवाइसेस, और हमारी डिवाइसेस के साथ में सिंक्रोनाइज होता है। ईमेल सर्वर पर ही रहता है और सभी डिवाइसेस में सिंक होता है। क्या हम एक से ज्यादा डिवाइसेस का यूज करके मेल को एक्सेस कर सकते हैं? जी हां, लैपटॉप पे करना चाहें लैपटॉप पे भी कर सकते हैं, मोबाइल फोन पे करना चाहें उसमें भी कर सकते हैं, स्मार्टफोन है, टैबलेट है, किसी पर भी अगर एक्सेस करना चाहें अकाउंट, तो क्या एक साथ एक्सेस कर सकते हैं? जी हां, IMAP की वजह से। दूसरा पॉइंट, वर्क्स बेस्ट ऑन मल्टीपल डिवाइसेस।
कह रहा है IMAP जो है वो ईमेल को कई सारी डिवाइसेस में चलाने की अनुमति देता है, कई डिवाइस पर उपयोग के लिए बेहतर है। ईमेल स्टोर्ड ऑन सर्वर, इस केस में जो ईमेल मैसेजेस हैं वो कहां पर स्टोर होते हैं? अगर जीमेल की बात करें तो गूगल के सर्वर पर, याहू की बात करें तो याहू के सर्वर पर, रेडिफ की बात करें तो रेडिफ के सर्वर पर। तो सर्वर पर ही मेल हमारे स्टोर होंगे। तीसरा, ईमेल्स आर नॉट डिलीटेड फ्रॉम सर्वर आफ्टर रीडिंग, पढ़ने के बाद ईमेल सर्वर से डिलीट नहीं होते। बिल्कुल सही बात है। क्या हम मेल पढ़ते हैं और वहां से ऑटोमेटिक हट जाते हैं? नहीं, वो हमारे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर जीमेल, रेडिफ या याहू पर रहते ही रहते हैं। किसकी वजह से? IMAP की वजह से। तो IMAP समझ में आ गया, जैसे जीमेल है, रेडिफ है, याहू है, ये IMAP सर्विस का ही प्रयोग करते हैं। दूसरा आता है POP3, जिसको पॉप बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल बोलते हैं। और इस समय जो पॉप का वर्जन चल रहा है वो तीसरा वर्जन है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 है। पॉप की खासियत ये है, ये IMAP का ठीक उल्टा है। जैसे IMAP में हम कई सारे कंप्यूटर्स पर, कई सारे डिवाइसेस पर मेल को एक्सेस कर सकते थे, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां एक ही सिस्टम पर, एक ही कंप्यूटर पर या एक ही मोबाइल फोन पर हम ईमेल को एक्सेस कर पाएंगे, और उसके लिए हमें उसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। जैसे MS आउटलुक, एप्पल का मेल, अगर इनका प्रयोग हम करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर के फॉर्मेट में आते हैं, और सॉफ्टवेयर हमें इंस्टॉल करना ही होगा। और सॉफ्टवेयर क्या हम कई सारे डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं? नहीं, सिर्फ एक ही डिवाइस पर यूज कर सकते हैं। ये इसकी पाबंदी है। समझ में आया? लिमिटेशन है। आइए देखते हैं। डाउनलोड ईमेल फ्रॉम सर्वर टू द डिवाइस, कह रहा है POP3 में एक चीज जरूरी है, क्या? मेल को सर्वर से डिवाइस में डाउनलोड करके ही आप पढ़ सकते हैं, जबकि IMAP में ऐसा नहीं था। वहां तो डायरेक्टली हम लोग सर्वर से ही पढ़ सकते हैं, डाउनलोड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन यहां पर मेल को डाउनलोड करना होगा, नंबर 1। दूसरा, ईमेल्स कैन बी डिलीटेड फ्रॉम द सर्वर आफ्टर डाउनलोड, जैसे ही हम डाउनलोड कर लेंगे उस मेल को, वो ऑटोमेटिक वहां से डिलीट हो जाएगा, है ना? ये भी है। तो डाउनलोड के बाद ईमेल सर्वर से हटाया जा सकता है, या चाहे तो रखा भी, रहने दिया जा सकता है सेटिंग्स में बदलाव करके। वर्क बेस्ट ऑन अ सिंगल डिवाइस, एक ही डिवाइस पर उपयोग के लिए उपयुक्त है। अगर हमें डाउनलोड करना है तो हम एक ही कंप्यूटर पर या एक ही मोबाइल पर डाउनलोड करेंगे और चलाएंगे, तो उसके लिए बेस्ट है। सुटेबल फॉर ऑफलाइन ईमेल एक्सेस, ये हमें ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन ईमेल एक्सेस भी प्रोवाइड करता है। ऑफलाइन ईमेल उपयोग के लिए उपयुक्त है। जबकि IMAP के केस में क्या है कि हम जब ऑनलाइन होंगे, जब इंटरनेट का यूज करेंगे, तभी हमारे पास मेल आएगा। लेकिन POP3 के केस में ऐसा नहीं है। सॉफ्टवेयर जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के भी आप उस मेल को एक्सेस कर सकते हैं, आप उस मेल को यूज कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड POP3। एप्पल मेल या MS आउटलुक का सॉफ्टवेयर, है ना, इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब आइए जरा क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में बात करते हैं कि एग्जाम में ऐसे कौन से क्वेश्चन है ईमेल से जो पूछे जा सकते हैं या पूछे गए प्रीवियस ईयर्स में। हैव अ लुक। पहला, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू ईमेल, ईमेल को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? याद रखिएगा, जब भी ईमेल के रिस्पेक्ट में सिक्योरिटी की बात की जाएगी, सुरक्षा की बात की जाएगी, तो आंसर क्या होगा? PGP, प्रेटी गुड प्राइवेसी। ईमेल्स जो हैं वो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं? PGP, प्रेटी गुड प्राइवेसी। ठीक, ये क्वेश्चन उल्टा भी आता है कि PGP का इस्तेमाल, प्रेटी गुड प्राइवेसी का इस्तेमाल कहां किया जाता है? तो आंसर होगा ईमेल में, है ना? वो जीमेल में भी हो सकता है, वो रेडिफ भी हो सकता है, किसी भी सर्विस प्रोवाइडर में हो सकता है। तो आंसर इज ईमेल। नेक्स्ट, sometime your email may get stuck in the dash of Gmail if you have unstable internet connection, यदि आपके पास अस्थिर इंटरनेट कनेक्शन है, बैलेंस नहीं है, अस्थिर है, तो कभी कभी आपका ईमेल जीमेल के कहां में फंस जाता है?
या फंस सकता है। कभी कभी क्या होता है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी इतनी बढ़िया नहीं होती, तो हमारा जो जीमेल है वो सेंड तो हो जाता है लेकिन रिसीव नहीं होता। इसका मतलब कि वो आउट बॉक्स में फंस गया है। और जब इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़िया होगी तो आउट बॉक्स से निकलकर वो रिसीवर को रिसीव हो जाएगा उसके इनबॉक्स में। तो जब इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं होती तो हमारा ईमेल कहां पर रहता है? आउट बॉक्स में रहता है ना, याद रखिएगा। वंस द ईमेल इज सेंड द मैसेज इज ब्रोकन इनटू पीसेस कॉल्ड। एक बार ईमेल भेजे जाने के बाद संदेश टुकड़ों में टूट जाता है, क्या कहलाता है? इंटरनेट के ऊपर जो भी कुछ ट्रेवल करता है वो पैकेट्स के फॉर्मेट में ही करता है। तो आंसर क्या होगा? इंटरनेट पर ईमेल भी पैकेट के फॉर्मेट में ही ट्रेवल करेगा। यस। नेक्स्ट, व्हाट इज द ईमेल अटैचमेंट साइज लिमिट इन जीमेल? जीमेल में ईमेल अटैचमेंट की साइज लिमिट क्या है? और हमने अभी पढ़ा कि जो अटैचमेंट है वो माइन के द्वारा भेजा जाता है, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन प्रोटोकॉल के द्वारा। और इसकी जो लिमिट निर्धारित की गई वो है 25 MB। नेक्स्ट, द ईमेल स्टैंडर्ड लिमिटेड टू द यूजर नेम टू डैश कैरेक्टर्स एंड द डोमेन नेम टू डैश कैरेक्टर। मतलब ईमेल मानक ने उपयोगकर्ता नाम को डैश वर्णों और डोमेन नेम को डैश वर्णों तक सीमित कर दिया है। आओ जरा इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें आंसर के साथ। हम जानते हैं ईमेल में तीन चीजें होती हैं, एक यूजर नेम, फिर ऐट का सिंबल और फिर डोमेन नेम। तो जो यूजर नेम होता है उसकी लिमिट कितनी है? 64 कैरेक्टर की, 64 कैरेक्टर्स की। एक होता है आपका ऐट का सिंबल और 255 कैरेक्टर्स का हो सकता है डोमेन नेम। जैसे अरोड़ा एजुकेटर, ये मैक्सिमम जो यूजर नेम है वो कितना बड़ा हो सकता है? 64 कैरेक्टर के बराबर। ऐट का सिंबल होगा बीच में और फिर होगा gmail.com या yahoomail.com। तो ये जो है ये कितना बड़ा हो सकता है? 255 कैरेक्टर्स का। यानी कुल मिला के अगर हम देखें तो जो आपका पूरा ईमेल एड्रेस है वो 320 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? यूजर नेम की लिमिट कितनी है? 64 कैरेक्टर की। और डोमेन नेम की कैरेक्टर्स की लिमिट कितनी है? 255 कैरेक्टर की। तो आंसर क्या हो गया? 64,255। अगर टोटल पूछता कि ईमेल आईडी में टोटल कैरेक्टर्स कितने आ सकते हैं तो आंसर होता 320, 64 प्लस 1 प्लस 255। ये एक कैरेक्टर क्या है? ऐट का साइन है ना, एक कैरेक्टर का होता है। तो 64 प्लस 1 प्लस 255, टोटल लिमिट कितनी है? 320 कैरेक्टर की। समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट, डैश ओनली अलाउज अ सिंगल डिवाइस एट अ टाइम टू एक्सेस द ईमेल एंड डैश अलाउ मल्टीपल डिवाइसेस एट अ टाइम टू एक्सेस एंड रीड द अवेलेबल मेल। बताओ, डैश एक समय में केवल एक डिवाइस को ईमेल एक्सेस करने की अनुमति देता है और डैश एक समय में कई डिवाइस को उपलब्ध मेल एक्सेस करने की अनुमति देता है। अभी हम लोग ने पढ़ा सिंगल डिवाइस के केस में, एक डिवाइस के केस में POP3 होगा और मल्टीपल डिवाइसेस के केस में IMAP होगा। तो क्या POP3 और IMAP कहीं दिख रहा है ऑप्शन में? जी हां, ऑप्शन नंबर 2। एक डिवाइस सिंगल डिवाइस के केस में POP3 और कई सारे डिवाइसेस में अगर हमें मेल को ओपन करना है तो IMAP प्रोटोकॉल का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन 2 इज द राइट वन। बल्ले बल्ले। नेक्स्ट, डैश was the first web-based email service which was founded in 1996। पहली वेब आधारित ईमेल सेवा थी जिसे 1996 में स्थापित किया गया था। नाम बताइए। बिल्कुल सही। सबसे पहली अगर पूछे 1996 में तो आंसर होगा हॉटमेल। सबीर भाटिया जी के द्वारा बनाया गया, दैट इज हॉटमेल। दैट इज द राइट वन। और किस ईयर में बनाया गया तो आंसर क्या है? 1996। दोनों बातें याद रखिएगा। और हॉटमेल का नाम बदल के क्या कर दिया गया? MS आउटलुक कर दिया गया, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ईमेल प्रोटोकॉल?
ईमेल प्रोटोकॉल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखो, एसएमटीपी और आईमैप ईमेल प्रोटोकॉल हैं, बिल्कुल सही। एसएमटीपी का प्रयोग मेल को भेजने के लिए, आईमैप का एक्सेस करने के लिए। एसएमटीपी और पीओपी3 क्या ये ईमेल प्रोटोकॉल हैं? बिल्कुल सही। माइम और एफटीपी क्या मेल प्रोटोकॉल है? माइम तो है, लेकिन एफटीपी का प्रयोग होता है क्या? जी नहीं। तो ऑप्शन 3 गलत हो गया। एफटीपी का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के लिए, जिसका प्रयोग ईमेल में नहीं होता। तो एफटीपी इज नॉट यूज्ड इन द ईमेल। माइम और पीओपी3 ईमेल में यूज होते हैं। ऑल ऑफ दीज हो नहीं सकता, क्योंकि ऑप्शन 3 हो गया गलत। क्यों? क्योंकि माइम तो है, लेकिन एफटीपी का प्रयोग नहीं होता। नेक्स्ट, प्रेटी गुड प्राइवेसी इज यूज्ड इन। आ गया क्वेश्चन, प्रेटी गुड प्राइवेसी का उपयोग कहां किया गया था? तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था पहले क्वेश्चन में कि पीजीपी प्रेटी गुड प्राइवेसी प्रोटोकॉल का यूज ईमेल सिक्योरिटी के लिए करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ईमेल सिक्योरिटी। बल्ले बल्ले। नेक्स्ट, डैश प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रिट्रीविंग द ईमेल फ्रॉम द सर्वर। सर्वर से ईमेल प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? आंसर या तो पीओपी3 होगा या आईमैप होगा, क्योंकि दोनों का यूज करते हैं। क्या आईमैप गिवन है? नहीं। क्या पीओपी3 गिवन है? जी हां। सो दी आंसर इज पीओपी3। अगर आईमैप होता तो आंसर क्या हो जाता? आईमैप। और अगर आईमैप और पीओपी3 दोनों होते तो इस केस में एक ऑप्शन होता बोथ ऑफ दीज, है ना, तो वो हो जाता सही जवाब। नेक्स्ट, द डैश इज अ टेम्परेरी फोल्डर दैट होल्ड्स योर आउटगोइंग ईमेल। डैश एक अस्थायी फोल्डर है जो आपके आउटगोइंग ईमेल को रखता है। जो मेल चला गया उसको रखने के लिए कौन सा फोल्डर है? आउटबॉक्स। अभी हम लोग ने डिस्कस किया था कि जब आपका टेम्परेरी फोल्डर कह रहा है कि जब इंटरनेट कनेक्टिविटी आपकी स्टेबल नहीं होती तब तक वो कहां पर रहता है? आउटबॉक्स में। यस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड इन ईमेल आईडी। जब हम ईमेल आईडी बनाते हैं तो क्या चीज अलाउड नहीं होती? ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से किसकी अनुमति नहीं है? ब्लैंक स्पेस, डॉट, न्यूमेरिक डिजिट, कैपिटल लेटर या ऑल ऑफ दीज? वेरी गुड। स्पेस इज नॉट अलाउड। कभी भी ईमेल आईडी में जब आप बनाते हैं तो स्पेस अलाउड नहीं होती। डॉट अलाउड है, न्यूमेरिक डिजिट्स अलाउड है, नंबर्स, कैपिटल लेटर भी अलाउड है। ऑल ऑफ दीज हो नहीं सकता क्योंकि ब्लैंक स्पेस अलाउड नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज द यूजर टू सेंड फाइल अमंग विद ईमेल। निम्नलिखित में से कौन उपयोगकर्ता को ईमेल के साथ साथ फाइल भेजने की अनुमति देता है? अगर हमें कोई भी फाइल भेजनी है तो प्रोटोकॉल कौन सी यूज होगी? माइम प्रोटोकॉल। और वो क्या करेगा? अटैचमेंट को अटैच करेगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, दैट इज अटैचमेंट। नेक्स्ट, डैश इज अ पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर सॉफ्टवेयर सिस्टम फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक सॉफ्टवेयर सिस्टम कौन सा है? जीमेल, याहू, रेडिफ, आउटलुक या ऑल ऑफ दीज? बात किसकी हो रही है? माइक्रोसॉफ्ट की। माइक्रोसॉफ्ट का जो पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है वो क्या है? एमएस आउटलुक। जब आप एमएस ऑफिस इंस्टॉल करते हैं, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उसके साथ में आपको एमएस आउटलुक भी मिलता है। यस, सो द आंसर इज आउटलुक। नेक्स्ट, डैश इज एन एक्सटेंशन ऑफ द ओरिजिनल सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ईमेल प्रोटोकॉल। डैश मूल सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एसएमटीपी ईमेल प्रोटोकॉल का विस्तार है। जो काम एसएमटीपी नहीं कर सकता वो काम कौन करता है? एसएमटीपी का काम क्या है? टेक्स्ट मेल को सेंड करना। अगर आपने हाय लिखकर मेल सेंड किया है तो वहां एसएमटीपी काम कर रही है। लेकिन एसएमटीपी का एडवांस्ड फॉर्म क्या होगा? अगर आपको अटैचमेंट भी अटैच करना है तो माइम यूज होगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? माइम, जो कि एसएमटीपी का एडवांस्ड फॉर्म है अटैचमेंट पर्पस से। समझ में आया ना कि क्वेश्चन को क्या पूछा गया है? डैश इज एन एक्सटेंशन का मतलब
कि एसएमटीपी जो काम नहीं कर सकता वो काम कौन करता है? माइम करती है। मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, अटैचमेंट को अटैच करके सेंड करने का। नेक्स्ट, माइम इज मेनली यूज्ड फॉर, माइम मुख्यतः किसके लिए उपयोग करती है या किसके लिए उपयोग होता है माइम का? इनक्रिप्ट ईमेल, सेंड अटैचमेंट, रिसीव मेल, ब्लॉक स्पैम या ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल सही, माइम का यूज करके हम क्या करते हैं? अटैचमेंट को सेंड करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज सेंड अटैचमेंट। वो डॉक्यूमेंट फाइल भी हो सकती है, वो एक्सेल फाइल स्प्रेडशीट भी हो सकती है, वो प्रेजेंटेशन फाइल पावर पॉइंट भी हो सकती है, वो इमेजेस भी हो सकती हैं, वो वीडियोस भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड व्हेन एक्सेसिंग ईमेल वाया ब्राउजर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्राउजर से ईमेल एक्सेस करने पर कौन सी प्रोटोकॉल प्रयोग होती है? अब यहां पर कैंडिडेट आंसर क्या लगाते हैं? IMAP या POP3? क्या IMAP गिवन है? नहीं। क्या POP3 गिवन है? हां, लगा देते हैं, गलत हो जाता है। अगर क्वेश्चन में ये लिखें कि कौन सी प्रोटोकॉल मेल को एक्सेस करने में प्रयोग करते हैं, तो आंसर POP3 हो जाता या IMAP हो जाता। अगर क्वेश्चन में ब्राउजर दिया हुआ है कि विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड व्हेन एक्सेसिंग ईमेल वाया ब्राउजर, ब्राउजर से ईमेल एक्सेस करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल प्रयोग होगी, तो ब्राउजर जो है वो बाय डिफॉल्ट HTTP या HTTPS का प्रयोग करता है। याद आया ना कि जब भी हम गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एज, इनका यूज करते हैं या मोजिला फायरफॉक्स, है ना, ये सब क्या है? ब्राउजर्स। अगर इनका प्रयोग हम करेंगे तो यहां पर बाय डिफॉल्ट जो प्रोटोकॉल यूज होगी वो कौन सी होगी? HTTP, ब्राउजर के सेंस में। तो आंसर आपका फिर IMAP और POP3 नहीं होगा। ब्राउजर अगर क्वेश्चन में गिवन है तो हमेशा आंसर HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड इंक्रिप्शन एंड डिजिटल सिग्नेचर इन ईमेल? ईमेल में इंक्रिप्शन और डिजिटल सिग्नेचर कौन सी प्रोटोकॉल प्रदान करती है? आंसर है माइम। हम जानते हैं माइम का यूज क्यों करते हैं? अटैचमेंट को अटैच करने के लिए। लेकिन क्या अटैचमेंट में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी होनी चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि अटैचमेंट जो हम अटैच कर रहे हैं हो सकता है उसमें वायरस हो। तो इसलिए जो माइम प्रोटोकॉल है वो क्या करती है? इनक्रिप्शन का प्रयोग करती है। इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, जिसको क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं, इनक्रिप्ट करती है। डिजिटल सिग्नेचर का भी प्रयोग करती है माइम। तो माइम प्रोटोकॉल का यूज कहां कहां होता है? अटैचमेंट के लिए, और उस अटैचमेंट को इनक्रिप्ट करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, और डिजिटल सिग्नेचर में भी जो प्रोटोकॉल यूज हो रही है दैट इज एस माइम। अब एस माइम का मतलब होता है सिक्योर माइम, नॉर्मल माइम नहीं। ये कौन सी प्रोटोकॉल है? सिक्योर माइम, दैट इज कॉल्ड एस माइम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिलीट ईमेल फ्रॉम सर्वर आफ्टर डाउनलोड? निम्न में से कौन सा सर्वर से ईमेल डाउनलोड के बाद हटा देता है? हमने बताया था कि अगर हम IMAP के थ्रू मेल भेज रहे हैं तो क्या वो डिलीट होगा? नहीं। लेकिन अगर हम POP3 का यूज कर रहे हैं तो वो MS आउटलुक सॉफ्टवेयर के थ्रू काम करेगा और वहां पर मेल डिलीट हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड बिटवीन मेल सर्वर्स? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेल सर्वर के बीच में कौन सी प्रोटोकॉल उपयोग होती है? मेल सर्वर का मतलब कि आपने मेल सेंड किया और दूसरे को मिल गया, तो सेंड करने के लिए जो प्रोटोकॉल होगी वो कौन सी होगी? SMTP। तो क्या यहां पर सेंड होने वाली प्रोटोकॉल की बात हो रही है? जी हां। सो द करेक्ट आंसर इज SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ईमेल विद इमेजेस, ऑडियो, वीडियो इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ? इमेज, ऑडियो, वीडियो वाली ईमेल संभव है क्योंकि? क्या ये इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, ये अटैचमेंट की बात हो रही है? यस। और अगर अटैचमेंट की बात हो रही है तो आंसर क्या होना चाहिए? माइम, लगा दीजिए, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। कर पा रहे हैं क्वेश्चन को? गुड। विच वन इज बेस्ट
फॉर एक्सेसिंग सेम ईमेल फ्रॉम मल्टीपल डिवाइसेस। कई डिवाइसेस से एक ही मेल को एक्सेस करने के लिए कौन सा बेहतर है? अब बात किसकी हो रही है? मल्टीपल डिवाइसेस के लिए। और अगर हमें कई सारे डिवाइसेस में मेल को एक्सेस करना है तो क्या आई मैप का यूज करेंगे? जी हां। एक डिवाइस में करना है, सिंगल डिवाइस में, तो POP3। और मल्टीपल डिवाइसेस के लिए आंसर क्या होगा? आई मैप, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, अ फेक ईमेल दैट ट्रिक यूजर टू रिवील पर्सनल डेटा इज कॉल्ड। वह नकली ईमेल जो पर्सनल डेटा लेने के लिए भेजा गया है उसे क्या बोलेंगे? तो ये एक तरीके का अटैक है जहां पर आपकी इंफॉर्मेशन को लेने की कोशिश की जा रही है मेल के थ्रू, एंड दिस इज कॉल्ड फिशिंग। फिशिंग क्या होता है? जहां यूजर नेम, पासवर्ड हैक कर लिए जाते हैं, एक फॉल्स वेबसाइट बना के काम की जाती है, दैट इज कॉल्ड अ फिशिंग अटैक। यस, फॉल्सिफिकेशन ऑफ डेटा, धोखाधड़ी से इंफॉर्मेशन को लेना, फिशिंग अटैक है। ईमेल स्पूफिंग रिफर्स टू, एक होता है ईमेल में अटैक जिसको बोलते हैं स्पूफिंग। ये स्पूफिंग क्या है? सेंडिंग लार्ज ईमेल? नहीं, उसे तो ईमेल बॉम्बिंग बोलते हैं। ईमेल बॉम्बिंग का मतलब कई सारे ईमेल को लगातार भेजना, बल्क में, ईमेल बॉम्बिंग हो जाता है। हाइडिंग सेंडर रियल आइडेंटिटी, जी हां, स्पूफ करने का मतलब स्पूफर्स यानी अपनी पहचान को छुपाना स्पूफिंग होता है। हाइडिंग सेंडर रियल आइडेंटिटी, अपनी पहचान को छुपाकर मेल भेजना, दैट इज कॉल्ड स्पूफिंग। है ना? जैसे कई बार लड़के लड़कियों के फॉर्म में, लड़कियां लड़कों के फॉर्मेट में, है ना, नाम बदल के मेल भेजती हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? इस तरीके की आइडेंटिटी को करना, एंजल प्रिया बन के मेल भेजना। यस, तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड आइडेंटिटी को छुपाकर कोई फेक आइडेंटिटी से मेल भेजना या बातें करना, दैट इज कॉल्ड स्पूफिंग। तो हाइडिंग सेंडर रियल आइडेंटिटी, दैट इज कॉल्ड ईमेल स्पूफिंग। नेक्स्ट, which malware automatically spread itself via email without user action। कौन सा मैलवेयर बिना यूजर की क्रिया के ईमेल द्वारा स्वयं फैलता है, बिना ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के? बिल्कुल सही, दैट इज वॉर्म। वायरस और वॉर्म में यही तो अंतर है। वायरस में ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, जबकि वॉर्म के केस में, राइट वंस रीड मैनी के केस में ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं है। यस, तो जब भी क्वेश्चन में यह दिया हो विदाउट यूजर, तो आंसर क्या होगा? वॉर्म। विद यूजर, यूजर एक्शन के साथ, तो आंसर क्या होगा? वायरस। नेक्स्ट, व्हाट शुड यू डू विद सस्पिशियस ईमेल अटैचमेंट। संदिग्ध ईमेल अटैचमेंट के साथ क्या करना चाहिए? अगर आपको लग रहा है कि ये जो अटैचमेंट है, जो ईमेल है, वो वैलिड सोर्स से नहीं आया है, तो आपको वो ओपन ही करना चाहिए, है ना? बिना ओपन किए उसको डिलीट कर देना चाहिए। तो क्या होगा? ओपन इमीडिएटली? नहीं। फॉरवर्ड टू फ्रेंड्स? नहीं। डिलीट विदाउट ओपनिंग? यस। ऑप्शन 3 इज द राइट वन। सेव टू डेस्कटॉप? बिल्कुल नहीं। ऑल ऑफ दीज होगा नहीं। नेक्स्ट, ट्रोजन इन ईमेल इज यूजुअली हिडन इन। ईमेल में जो ट्रोजन होता है वो आमतौर पर किसमें छुपा होता है? ट्रोजन हॉर्स का मतलब दैट प्रिटेंड टू बी यूजफुल बट एक्चुअली नॉट, जो अपने आप को बहुत शरीफ दिखाए लेकिन हो नहीं, ऐसे मैलवेयर को ट्रोजन बोलते हैं। और ट्रोजन जो है वो आमतौर पर अटैचमेंट फाइल्स में छुपे होते हैं। यस, किसी इमेज में, किसी फाइल में जो छुपे होंगे उन्हें क्या बोलेंगे? ट्रोजन। तो ट्रोजन अटैक क्या होता है? जो छुप के वार करे, दैट इज कॉल्ड ट्रोजन। ट्रॉय मूवी अगर आपने देखी हो तो आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट, विच फाइल टाइप इज द मोस्ट रिस्की इन ईमेल अटैचमेंट। ईमेल अटैचमेंट में कौन सी फाइल टाइप सबसे अधिक रिस्की है? वैसे तो बहुत सारी फाइल टाइप्स होती हैं जो हम अटैचमेंट में अटैच कर सकते हैं। यस, डीओसी, एमएस वर्ड के केस में, पीपीटी पावर पॉइंट के केस में, एक्सेल के केस में एक्सएलएस फाइल्स, नोटपैड के केस में टीएक्सटी फाइल्स। लेकिन जो सबसे ज्यादा रिस्की होती है वो EXE, एग्जीक्यूटेबल फाइल, सॉफ्टवेयर फाइल होती है
है ना, ये सबसे ज्यादा रिस्की होती है, इसमें मैलवेयर अटैच होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। तो आंसर इज EXE, एग्जीक्यूटेबल फाइल। नेक्स्ट, ब्रूट फोर्स अटैक ऑन ईमेल मींस, ईमेल में एक अटैक किया जाता है जिसको कहते हैं ब्रूट फोर्स अटैक। इसका मतलब क्या है? सेंडिंग स्पैम? नहीं। ट्राइंग मैनी पासवर्ड रिपीटेडली? जी हां, बदल बदल के पासवर्ड ट्राई करना और ईमेल अकाउंट को हैक करने की कोशिश करना, दैट इज कॉल्ड अ ब्रूट फोर्स अटैक। इसमें जो हैकर होता है वो क्या करता है? डिक्शनरी का यूज करता है और पॉसिबल देखता है कि कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं सामने वाले ने पासवर्ड बनाया हो। तभी कहते हैं ना कि आपका पासवर्ड बहुत हार्ड होना चाहिए, उसमें नंबर्स भी हो, अल्फाबेट भी हो, कैपिटल लेटर भी हो, यस, कोई सिंबल्स का भी यूज हो, तो उसे हार्ड माना जाता है ताकि कोई भी उसको ट्राई ना कर पाए, कोई भी उसको तोड़ ना पाए। तो ब्रूट फोर्स अटैक का मतलब ईमेल में ट्राइंग मैनी पासवर्ड रिपीटेडली, अलग अलग पासवर्ड को ट्राई करना और हैक करने की कोशिश करना, दैट इज कॉल्ड ब्रूट फोर्स अटैक। नेक्स्ट, जीमेल प्रोवाइड हाउ मच फ्री स्टोरेज अप्रॉक्स शेयर्ड विद ड्राइव एंड फोटोज? जीमेल लगभग कितनी फ्री स्टोरेज देता है गूगल ड्राइव या गूगल फोटोज या गूगल कॉन्टेक्ट्स के साथ पूरा कंप्लीट? 15 GB, 15 GB की फ्री स्पेस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, विच जीमेल ऑप्शन रिमूव ईमेल फ्रॉम इनबॉक्स बट कीप्स इट स्टोर्ड? कौन सा ऐसा विकल्प है जो ईमेल को इनबॉक्स से हटा देता है लेकिन डिलीट नहीं करता? तो हम उसको क्या कर देते हैं? डिलीट नहीं, स्पैम नहीं, आर्चीव। एक आर्चीव फोल्डर में चला जाता है और इनबॉक्स से हट जाता है ना। ये तो व्हाट्सएप में भी होता है कि आप व्हाट्सएप मैसेजेस को आर्चीव में डाल सकते हैं, यस, जो आपके मेन पेज से हट जाएगा और आर्चीव में शो करेगा। तो विच जीमेल ऑप्शन रिमूव ईमेल फ्रॉम इनबॉक्स बट कीप्स इट स्टोर्ड? आर्चीव। कौन सा विकल्प ईमेल को इनबॉक्स से हटाता है लेकिन डिलीट नहीं करता? दैट इज आर्चीव। एमएस आउटलुक इज प्राइमरली एमएस आउटलुक मुख्यतः क्या है? वर्ड प्रोसेसर, ईमेल क्लाइंट, वेब ब्राउजर, स्प्रेडशीट या ईमेल सर्वर? हम जानते हैं एमएस आउटलुक क्या है। इसका पहले वाला नाम क्या था? हॉटमेल, सबीर भाटिया ने बनाया और माइक्रोसॉफ्ट को दे दिया और उसने नाम क्या रखा? एमएस आउटलुक, जो कि ईमेल क्लाइंट है। इसे क्लाइंट के नाम से जाना जाता है, सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है, दैट इज ईमेल क्लाइंट। यस। नेक्स्ट, जंक ईमेल फोल्डर इन आउटलुक इज यूज्ड फॉर? आउटलुक में जंक ईमेल फोल्डर किस लिए है? जंक का मतलब होता है स्पैम, अनवांटेड मेल, जंक मेल या स्पैम। तो आंसर क्या होगा? दैट इज स्पैम मेल। ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट। ये कौन से होते? जब वैलिड सोर्स से कोई मेल नहीं आता तो ऐसे मेल को अनवांटेड मेल, जंक मेल या स्पैम मेल की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट, इफ योर अटैचमेंट इज लार्जर देन जीमेल्स डायरेक्ट लिमिट, व्हाट डज जीमेल डू? अगर अटैचमेंट जीमेल की सीमा से बड़ा होता है तो जीमेल क्या करता है? उसे गूगल ड्राइव के लिंक में कन्वर्ट कर देता है। यानी आंसर क्या होगा? यूजेस गूगल ड्राइव लिंक। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन। वेरी इजी। नेक्स्ट, जीमेल रिक्वायर्स गूगल ड्राइव लिंक फॉर फाइल्स लार्जर देन? कौन सी फाइल से सबसे बड़ी होने पर जीमेल गूगल ड्राइव लिंक मांगता है? कितनी लिमिट अगर बढ़ जाए, किससे लिमिट बढ़ जाए जो वो गूगल ड्राइव में कन्वर्ट कर देगा? एंड द करेक्ट आंसर इज 25 MB, जो कि लिमिट है अटैचमेंट की। अगर इससे लिमिट बढ़ेगी तो इन फाइल्स को ऑटोमेटिकली गूगल ड्राइव में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द लिमिट ऑफ नंबर ऑफ ईमेल्स दैट कैन बी सेंट थ्रू अ फ्री जीमेल अकाउंट पर डे यूजिंग वेब ब्राउजर? वेब ब्राउजर के उपयोग करके प्रतिदिन निशुल्क जीमेल खाते के माध्यम से भेजे जा सकने वाले ईमेल की संख्या की सीमा क्या है? फ्री जीमेल लिखा है तो 500 होना चाहिए, बिल्कुल सही।
पेड होता तो 2000 हो जाता, और अगर यहां पर मेल मर्ज भी दिया होता तो 1500 हो जाता। याद आया ना लिमिट्स? वेरी गुड। विच प्रोटोकॉल आर सपोर्टेड बाय याहू मेल टू रिसीव ईमेल इन ईमेल क्लाइंट? ईमेल क्लाइंट में मेल प्राप्त करने के लिए याहू मेल कौन सी प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है? बात तो वही है, मेल सेंड करना हो तो एसएमटीपी और रिसीव करना हो तो POP3 या आईमैप। याहू की बात हो रही है तो यहां आईमैप की बात हो रही है, याहू मेल है ना, तो आंसर क्या होगा? दैट इज POP3 एंड आईमैप। क्योंकि मेल रिसीव करने की बात हो रही है तो रिसीव करने में या तो POP3 का यूज करेंगे या आईमैप का यूज करेंगे। तो आंसर इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 और इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। दीज बोथ आर दी करेक्ट वन टू रिसीव दी मेल। और अगर सेंड मेल कहते तो SMTP हो जाता, और अगर ब्राउजर की बात कर रहे होते तो HTTP या HTTPS हो जाता। नेक्स्ट, याहू मेल प्रोवाइड फ्री ईमेल स्टोरेज ऑफ अप्रोक्सीमेटली। याहू मेल लगभग कितनी फ्री स्टोरेज देता है? बहुत ज्यादा, 1 TB के लगभग, 1 TB के लगभग। तो करेक्ट आंसर होगा 1 TB, है ना। इसमें फ्री स्टोरेज बहुत है याहू के केस में। नेक्स्ट, द मेन कंटेंट ऑफ ईमेल इज रिटन इन। ईमेल का मुख्य संदेश कहां लिखा जाता है? सब्जेक्ट में नहीं, इसमें तो सिर्फ ओवरव्यू होता है। बॉडी में जी हां, यहीं पर मेन कंटेंट लिखते हैं। सीसी में तो ईमेल आईडी डालते हैं, एड्रेस बार होगा नहीं। द करेक्ट आंसर इज बॉडी। जिसमें मेन कंटेंट हम टाइप करते हैं उसे क्या बोलते हैं? बॉडी ऑफ द ईमेल। द पार्ट आफ्टर एट इन एन ईमेल एड्रेस रिप्रेजेंट। ईमेल एड्रेस में एट के बाद का भाग क्या दर्शाता है? एट के पहले का पार्ट यूजर नेम और इसके बाद का नाम क्या? डोमेन नेम। यस, आंसर होगा ऑप्शन 3। जैसे अरोड़ा एजुकेटर @gmail.com, तो gmail.com क्या हो गया? डोमेन नेम। नेक्स्ट, TLD is an email domain like .com, .org, .edu stands for। ईमेल डोमेन में .com कॉमर्शियल के लिए, ORG ऑर्गेनाइजेशन के लिए, EDU एजुकेशन के लिए। में TLD का अर्थ क्या है? ये जो .com है, .org है, .edu है, इसे क्या बोलते हैं? टॉप लेवल डोमेन। gmail.com डोमेन है, जबकि .com, .in ऐसी चीजें अगर लगी हुई हैं तो दिस इज कॉल्ड टॉप लेवल डोमेन, दैट इज कॉल्ड TLD। क्लियर? नेक्स्ट, ये रहा आज के सेशन का क्वेश्चन ऑफ द डे। ईमेल्स इन ट्रैश आर ऑटोमेटिकली डिलीटेड आफ्टर। ट्रैश में ईमेल कितने दिन के बाद हट जाता है? अब ये ट्रैश क्या होता है ईमेल में? आप जानते होंगे, अगर जीमेल की बात करें या ईमेल सर्विस प्रोवाइडर की बात करें, तो जब आप अपने मेल को डिलीट करते हैं या धोखे से डिलीट करते हैं या गलती से डिलीट हो जाता है या जानबूझ के डिलीट करते हैं, तो वो मेल आपका कहां चला जाता है? ट्रैश फोल्डर में। अब आपको बताना है कि वो मेल उस ट्रैश फोल्डर में कितने दिन रहता है? 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन, 60 दिन या नॉट पॉसिबल? समझ में आ गया क्वेश्चन? जब आप जीमेल या किसी भी ईमेल प्रोवाइडर में मेल को डिलीट करते हैं तो वो कहां जाता है? ट्रैश फोल्डर में। लेकिन उस ट्रैश फोल्डर में वो कितने दिन तक रहता है? 7, 15, 30, 60 या नॉट पॉसिबल? या आता है बताएंगे नहीं, है ना? बताइएगा मुझे कमेंट करके कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। उम्मीद है कि आपको ये ईमेल टॉपिक समझ में आया होगा। इसके सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स, MCQs, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए, है ना, ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी। और अगर हाँ, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर सब कुछ क्लियर है और अच्छे से समझ में आ रहा है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ अगर हिमाचल एग्जाम्स को फोकस करते हुए बेसिक टू एडवांस कंप्लीट कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियोस, PDF, MCQs, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इनके साथ, तो आप जुड़ सकते हैं इस कोर्स से।
और कोर्स से जुड़ने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। यस, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी आप पूछ सकते हैं। कैसा लगा आपको आज का सेशन? उम्मीद है बढ़िया लगा होगा। बहुत जल्द मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस, कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, जो कि JOIT का वन ऑफ द फेमस टॉपिक्स हैं और वहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना। ऐसे टॉपिक्स के साथ हम लोगों ने इससे पहले वाले सेशन में बात करी थी रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सुपर कंप्यूटर के, जहां सुपर कंप्यूटर के हम लोगों ने कॉन्सेप्ट और एमसीक्यूज पर बात करी थी। और आज हम लोग ने ईमेल के कॉन्सेप्ट और एमसीक्यूज पर भी डिस्कशन कर लिया है। यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।